हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा 24 क्लासेस पर। और इस चैनल के माध्यम से जैसे कि हमने एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको शुरू किया हुआ था, और इस कड़ी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था इतिहास। हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और 7th क्लास का हिस्ट्री का जो अपना 4th चैप्टर है मुग़ल साम्राज्य, वो हम डिस्कस कर रहे थे इसके माध्यम से। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करते हैं अपना इसके अंदर जो मुग़ल साम्राज्य है। मुग़ल साम्राज्य के अंदर हम 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके थे। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध, यानी मुग़लों का अन्य शासकों के साथ कैसे क्या क्या संबंध रहे उसके बारे में आज हम जानेंगे। तालिका 1 को देखें और फिर से देखें, आप पाएंगे कि मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यानी मुग़लों ने जो साम्राज्य थे या उनके जो स्वामी थे उनके खिलाफ अपने अभियान जारी रखे जो उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। इसी कड़ी में आपने शायद राजस्थान के चंद्रप में देखा होगा कि नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, जहाँ पर सभी राजाओं ने एकजुट होकर, जो राजस्थान के अलग अलग राजा थे उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन कुछ राजा थे जैसे चंद्रसेन है, महाराणा प्रताप है, जिन्होंने कि उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इन सभी के लिए इन्होंने क्या किए थे, अपने अपने अभियान चलाए थे। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी, जिसका कि अभी अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो नागौर दरबार लगा था 1570 के आसपास, उस दरबार के अंदर जो है बहुत से राजाओं ने अपनी स्वेच्छा से इनकी सत्ता को स्वीकार किया था। लेकिन चंद राजा थे राजपूत, एक अच्छा इसका उदाहरण है, जिन्होंने इनकी जो सत्ता है उसको जो है चुनौती भी दी थी। अनेक मुग़ल जो राजपूत घराने थे उन्होंने मुग़ल घरानों के अंदर अपनी पुत्रियों का विवाह भी किया था। जैसा कि यहाँ साइड में आपको नज़र आ रहा है, जहांगीर की जो माँ थी वो कछवाहा जो राजवंश था राजस्थान में, वहाँ की राजकुमारी थी, जो अब वर्तमान में क्या है, जयपुर में स्थित है। इसी प्रकार से शाहजहाँ की जो माँ थी एक राठौड़ राजकुमारी थी, जो जोधपुर के शासक थे उसकी पुत्री थी। तो वहाँ के बहुत से राजाओं ने क्या किया था, मुग़लों के साथ अपने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। इससे मुग़लों की जो किस प्रकार से उस समय जो है बढ़ चढ़ कर के जो एक तरह से पावर थी उसके बारे में पता चलता है हमें। अब हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए कि किस प्रकार से मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश था, मेवाड़ का कौन सा वंश था, सिसोदिया वंश, राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करता रहा। मेवाड़ के अंदर जो सिसोदिया वंश था, सिसोदिया वंश का जिसने कि संघर्ष किया मुग़लों के साथ, उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है महाराणा प्रताप का। इन्होंने इनकी अधीनता को स्वीकार करने से मना किया, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार भी किया। ये नहीं कि इन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की, ज़्यादती करने के बावजूद मुग़लों ने इनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया, क्योंकि मुग़लों ने उस समय अकबर का शासन चल रहा था और अकबर ने जो है हमेशा अपने विरोधियों के साथ समानता का व्यवहार किया था। उनको बेइज्जती करने के बजाय उनको सम्मान दिया था, उनकी जागीर, उनकी वतन जो उनको वापस कर दी थी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाई गई संतुलन की वजह से मुग़ल जो हैं भारत में इतने लंबे समय तक शासन कर पाए और सरदारों पर अपना प्रभाव भी बढ़ा पाए थे। लेकिन इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना भी, क्योंकि एक राजा उस चीज़ को बरकरार रख सकता है, उनके वंशज जो हैं उसको बरकरार रख पाएँ या न रख पाएँ, वो जो है एक अलग बात हो जाती थी, जो कि मुग़लों के संदर्भ में भी देखने को मिला। यहाँ पर देखिए, एक बार फिर तालिका 1 को देखिए, गौर करें कि जब शिवाजी मुग़ल सत्ता स्वीकार करने गए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। अपमान ही नहीं, जिस राजा ने, जिस सूबेदार ने उनको पकड़वाया था, मुग़ल दरबार में भेजने के लिए विवश किया था,
वही सूबेदार बाद में उनको जेल से रिहा करवाने में मदद करता है, क्योंकि खुद उस सूबेदार को भी ये मालूम नहीं था कि औरंगजेब जो है शिवाजी के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार करने वाले हैं। क्योंकि उस समय शिवाजी और संभाजी दोनों जो है, दोनों को वहाँ पर कैद किया गया था और दोनों ही वहाँ से रिहा होने में जो कामयाब हो गए थे, भागने में कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से आगे चल कर के इन्होंने क्या किया, अपना एक राज्याभिषेक भी किया और वहाँ पर अपना मराठा राज्य है जो आगे बढ़ाया था इन्होंने। यहीं पर देखिए मनसबदार और जागीरदारों में क्या अंतर है। देखिए जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र शामिल होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की का मतलब जो तुरान से, तुर्की जो कि खलीफा का देश कहलाता है, जहाँ जब भारत आज़ाद होता है 1900 के आसपास आकर के खिलाफत आंदोलन, उसी तुर्की के खलीफा को जो मुस्लिम अपना क्या मानते थे, खलीफा मानते थे, वही तुर्की देश। यहाँ के वो ज़्यादातर क्या थे, तुर्की यानी तुरानी थे। लेकिन जब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों को भी, भारतीय मुसलमानों को, अफ़गानों को, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी शामिल करना शुरू किया, तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह ये मनसबदार कहलाए। यानी मनसबदार क्या है वो आप समझ गए कि मनसबदार वो लोग हैं जो कि इन मुगलों के दरबार में जो नौकरी करने वाले लोग थे, उन्हीं को आगे चल करके क्या कहा गया, मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए क्या क्या चीज़ें थी, एक पद का वर्णन होता था, दूसरा वेतन, और तीसरा इसमें होता था सैन्य उत्तरदायित्व, यानी कितनी सेना उसके पास है ये निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात होता है, उसके पास कितने सवार हैं, कितने सैनिक हैं, ये जात कहलाती है, उस संख्या पर निर्भर करती थी। जात की जितनी संख्या अधिक होती थी, दरबार में उसकी उतनी ही प्रतिष्ठा अधिक मानी जाती थी। दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक हो जाता था, क्योंकि जितनी ज़्यादा घुड़सवारों की संख्या होगी उतना ही घुड़सवारों पर अधिक खर्च करना होता था, और खर्च करने में क्या करना पड़ेगा, उसको अधिक मनसब देना पड़ेगा, अधिक जायदाद देनी पड़ेगी, और यही जायदाद क्या कहलाती थी, मनसब कहलाती थी, और इसका मालिक मनसबदार कहलाता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें क्या रखने होते थे, घुड़सवार रखने पड़ते थे। उन्हीं के अनुसार इनको क्या रखने पड़ते थे, घुड़सवार रखने पड़ते थे, जो कि आगे चलकर राजाओं को सैन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लेकर भी जाते थे, यानी अपने जो उनके पास, ये नहीं है कि एक मनसबदार ने बोल दिया कि उसके पास 5000 मनसब हैं, 5000 जात हैं, क्योंकि उनको समय समय पर निरीक्षण के लिए ले जाना पड़ता था सेना को। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, यानी मेरे पास इतने घोड़े हैं, उन घोड़ों के ऊपर दागा जाता था, ये उनके घोड़े हैं। सैनिकों को पंजीकरण भी करवाना पड़ता था। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिल पाता था, यानी कि एक तरह से आज जैसे आर्मी होती है उसी प्रकार से आर्मी होती थी। उनका नामकरण होता था, उनको नंबर दिए जाते थे। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, यानी जो मनसबदार होता था, इस मनसबदार को ये वेतन जो उसको अपनी जो आर्मी है, अपनी सेना है, उसको कहाँ से देना पड़ता था, जो जागीर उसको मिलती थी उस जागीर से वो पैसा इकट्ठा करते थे। इन इक्ताओं के समान ही ये माने जाते थे, जैसे इक्ता होता था, इक्ते का मालिक इक्तेदार होता था, ठीक उसी प्रकार से ये माने जाते थे। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा जो है वो 1000 जात वाले से ऊंचा होता था। अकबर के शासनकाल में ऐसे 29 यानी 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात से अधिक ऊंचे पद पर विराजमान थे। औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते इन मनसबदारों की संख्या 79 यानी कि 79 हो गई थी, जो कि उसका अर्थ ये बताता है कि उस समय साम्राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका था
और खर्च जो है काफ़ी अधिक हो गया था। तो एकताओं की थी, परंतु यहाँ पे देखिए जागीरें होती थी और जैसे कि मुगलों से पहले जो समय था उस समय इक्ता होती थी, इक्ता भूमि। इक्ता भूमि का जो मालिक होता था उसको इक्तेदार कहते थे। वैसे ही यहाँ पर क्या चला, मनसबदार। ये जो मनसबदार था ये मुक्तियों से अलग अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे, यानी इनके ऊपर ये प्रशासन नहीं किया करते थे। ये केवल यहाँ से राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार इनको केवल प्राप्त था, यानी राजस्व इकट्ठा करते थे, राजस्व राजा को देते थे, उस कुछ राजस्व से अपनी सेना का राजकाज चलाते थे, अपना खर्चा निकालते थे। नौकर उनके लिए एकत्रित क्या करते थे, यानी ये जो जागीरदार थे इनके नीचे भी नौकर होते थे जो वहाँ से क्या करते थे, जो इनके नौकर थे वो इसको एकत्रित करते थे। जबकि ये मनसबदार हैं वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आंकलन भी किया जाता था, यानी कितने जागीरदार हैं, कितने इनके पास मनसब है, कितना ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये सभी बातें सावधानी पूर्वक होती थी अकबर के शासनकाल तक। अकबर महान के बाद जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। इनके राजस्व का वेतन का तकरीबन बराबर रखा जाता था, यानी जो वेतन था उतना ही इसका मनसब राजस्व रखा जाता था ताकि इनके पास ज़्यादा राजस्व इकट्ठा न हो और ये जो है राजा के खिलाफ किसी प्रकार के आक्रमण की स्थिति में ना पहुंच पाए। इस प्रकार का जो सिस्टम जो है ये अकबर के समय तक बनाए रखा गया था इनके द्वारा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये लोग जो हैं न तो अपनी सेना को ही अधिक सुदृढ़ कर पाते थे, यानी ऐसी स्थिति में नहीं आते थे कि ये राजा के खिलाफ क्या कर सके, आक्रमण कर सके। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, यानी जैसे जैसे समय बदलता गया जो राजस्व प्राप्त होता था वो मनसबदार के वेतन से कम हो गया, यानी वेतन अधिक हो गया और जो राजस्व था वो कम हो गया। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई थी क्योंकि मनसबदारों की संख्या बढ़ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जागीरें मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, यानी जागीर बढ़ने नहीं पा रही थी क्योंकि जागीरदारों की संख्या बढ़ गई थी। सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई, फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें, यानी कि मन मर्जी से इन्होंने जो राजस्व वसूलना वो शुरू कर दिया था। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, इसी कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसान जब मुसीबत में होता है तो उस समय समाज के अंदर क्या आती है, क्रांति आती है। तो अभी तक हमने जाना मनसबदार क्या है, मनसब क्या है, इन सभी की चीज़ के बारे में जाना था। यहाँ पर इन चित्रों में देखिए चित्र नंबर 5 में अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर निकल रहा है। ये घोड़े पर बैठा एक मनसबदार है, साथ में ये सवार मतलब सैनिक, सवार का यहाँ पर मतलब क्या है, सैनिक। शाहजहाँ के राजकाल के एक लघु चित्र का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया चित्र 6 के अंदर। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को भी दिखाया गया है। भ्रष्टाचारी अफसर रिश्वत लेते हुए भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। भाग 2 के अंदर एक कर अधिकारी गरीब किसान को सज़ा देते हुए भी यहाँ पर ये दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये सज़ा दे रहा है और एक रिश्वत ले रहा है। इन चित्रों के माध्यम से देखिए ये कितना भयावह दृश्य, यानी जो रिश्वत का आज हम जिक्र करते हैं ये प्राचीन समय में भी ये सिस्टम चलते थे। तो आज हम इतना ही जानते हैं। जब्त और जमींदारी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो को अच्छे से समझ सकें, इन सिस्टम को हम अच्छे से समझ सकें। यहाँ से क्वेश्चन जो हैं छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर बनते हैं। तो इसलिए आगे जो है हम जो अकबर का जो सबसे महत्वपूर्ण राजस्व मंत्री है टोडरमल, उनके बारे में जानेंगे, दहसाला प्रथा के बारे में जानेंगे, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब ये उम्मीद करते हैं हम आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो के आप अपने जो साथी ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।